हेलो स्टूडेंट, मैं हूं जेपी वर्मा और एजुकेशन जोन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज मैं एक नए यूनिट को लेकर आया हूं जिसका नाम है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखे हुए हैं MEEC, यानी मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डियर स्टूडेंट, आज मैं इस चैप्टर के इस यूनिट के MCQ का पार्ट 1 लेकर के आया हूँ, है ना। तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे और मैं आपको फिर से एक बार जानकारी देना चाहता हूँ कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर, जो भी क्वेश्चन हम डाल रहे हैं, ये एग्ज़ामिनेशन पर्पस से, चाहे आप बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे या फिर झारखंड बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, क्वेश्चन हर हाल में यहीं से आएगा और आपको इसके लिए मेहनत करनी होगी रिवीजन में, नहीं तो लगेगा कि ये क्वेश्चन था या नहीं था, कन्फ्यूज़न होता रहेगा। तो चलिए बिना लेट किए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पहले क्वेश्चन का जो क्वेश्चन बताता है वो कहता है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, क्या लिखा हुआ है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, आपको थ्योरी आप जिस भी टीचर से पढ़े होंगे तो आपको मिला होगा थ्योरी वहाँ, और आप यदि मेरा स्टूडेंट हैं तो आपको हम बताए थे कि ये वृत्ताकार कुंडली है और इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो होता है कुंडली के समतल के लंबवत होता है। देखिए, लंबवत मतलब 90 डिग्री के बारे में हम लोग शुरू से बात करते आ रहे थे कि जो थीटा का वैल्यू हो रहा होता है वो कितना डिग्री हो रहा होता है, 90 डिग्री, यानी कुंडली के समतल के लंबवत होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या a, फेरों की संख्या n, फेरों की संख्या मतलब जो उसमें तार के फेरे डाले जाते हैं उसका फेरों की संख्या कितना है, n, तथा इसमें प्रवाहित धारा I हो, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। अभी जस्ट इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन था 1 नंबर, वहाँ पूछा गया था कि इसके सेंटर पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होगी वो समतल के लंबवत होगा, ये बात बोला गया था। लेकिन इसमें कह रहा है यदि इसकी त्रिज्या a है, स्मॉल a, और इस कुंडली में I धारा प्रवाहित हो रही है और उसमें तार के कितने फेरे डाले गए हैं, तो n फेरा डाला गया है ना। तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है, यानी यहाँ पर B बराबर जो फार्मूला आता है वो आपका म्यू नॉट NI/2a, ये भी आप डायरेक्ट फार्मूला है, ये एग्ज़ाम में आएगा आपको, म्यू नॉट NI/2a, जहाँ पर N कुंडली में फेरों की संख्या को दिखा रहा है, I इस कुंडली में, वृत्ताकार कुंडली में धारा कितना है वो दिखा रहा है, और जो स्मॉल a है वो कुंडली की त्रिज्या के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होना है, जो डायरेक्ट फार्मूला है, हम लोग प्रूफ करते थे इतना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है चुंबकीय क्षेत्र की विमा होती है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की विमा यहाँ पर आप जब निकालेंगे, फार्मूला जो देता है वो ए नंबर देगा। देखिए, यूनिट और डायमेंशन जो मिलता है वो फार्मूला से मिलता है। तो आप यहाँ I-1 M L0T-2, इसको आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं, L नहीं लिखना चाहेंगे, पावर 0 है तो उसको आप नहीं लिखना चाहेंगे इसको, तो कोई बात नहीं, MT-2 और I-1, I के जगह पर A-1 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसमें भी ए ही हो जाना है। ठीक है, तो M
t-2 i-1 या फिर mt-2 a-1। और जहाँ पर जीरो है, एल पर पावर क्या है, यहाँ पर जीरो है, तो वो जी लिखेंगे या ना लिखेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपली आप ये वाला भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये वाला भी इसका डायमेंशन ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, सॉरी चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या बोल रहा है, दो समांतर तारों में विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित होती है। दो समांतर तारों में विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित होती है। वे एक दूसरे को, देखिए हम ये क्वेश्चन बताए हुए हैं पहले थ्योरी में कि दो समांतर चालक है, ठीक है, एक में जा रहा है ऊपर की ओर धारा और एक में आ रहा है नीचे की ओर। मान लेते हैं कि आई धारा इसमें ऊपर की ओर जा रहा है I1, और इसमें आई धारा जो है ये नीचे की ओर आ रहा है। तो कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं, या फिर कोई बल ही नहीं लगाते हैं ये दोनों। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा, है ना, बल लगाता है। लेकिन बल जो है कभी आकर्षण का बल लगता है दोनों के बीच और कभी विकर्षण का बल लगता है। तो हम लोगों ने बात किया था यदि धारा विपरीत दिशा में होती है दोनों तारों में, समांतर तारों में, तो उस टाइम आकर्षण का चुंबकीय बल यहाँ पर लगता है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चुंबकशीलता की विमा होती है। देखिए चुंबकशीलता की जो विमा होती है MLT-2 A-2, MLT-2 A-2, ये सब आपको याद करना पड़ेगा और फार्मूला से ये सब आता है। हम यहाँ आपको लगा दे रहे हैं, ये सब सारा जो यूनिट डायमेंशन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। चुंबकशीलता की विमा होती है MLT-2 और A-2। अब ए के जगह पर आई दे दे कोई बात नहीं, वो भी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है, आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल V से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। देखिए आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है, कैपिटल आर त्रिज्या का, है ना, और इसमें एक समान रूप से एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जिसका वेलोसिटी कितना है, स्मॉल v है। कहता है इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो चुंबकीय आघूर्ण जो होता है E/v/r/2, यानी पहले ऑप्शन वाले भी यहाँ पर सर होगा इतना, जहाँ पर स्मॉल ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को बताता है, v तो इसका वेलोसिटी है और कैपिटल R इसकी त्रिज्या है। डिवाइड करेंगे ये तीनों को मल्टीप्लाई करके 2 से, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या है। देखिए चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है ये हम बताए थे, है ना, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोल देंगे या चुंबकीय आघूर्ण बोलेंगे, बात बराबर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर कहता अनंत लंबाई के किसी धारावाही चालक के निकट एक आयताकार धारा लूप स्वतंत्र रूप से स्थित है तथा दोनों एक दूसरे के समतल में हैं। क्या बोल रहा फिर से देखिए, अनंत लंबाई के किसी सीधे धारावाही चालक के निकट एक आयताकार धारा लूप स्वतंत्र रूप से स्थित है तथा दोनों एक दूसरे के समतल में हो, तो दोनों के बीच आकर्षण, देखिए थोड़ा सा यहाँ ठीक कर लीजिए, आकर्षण होगा, दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा, धारा लूप में घूर्णन होगा, ये दोनों स्थिर स्थिति में होंगे। तो आपको याद रखना है कि दोनों के बीच आकर्षण होगा जब अनंत लंबाई के किसी सीधे धारावाही चालक, ठीक है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक। अच्छा आपको ये भी बताए थे कि कोई भी चालक अनंत लंबाई का नहीं होता है ना, इतना लंबा नहीं होता है जिसका कि अंत ना हो, लेकिन इसके काफ़ी निकट कोई पॉइंट ले लेंगे और वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, उस टाइम इसे अनंत लंबाई का मान लिया जाएगा, ऐसा होता है ना। तो चलिए क्या बोल रहा है, और अब क्या कह रहा है कि इसके निकट
आयताकार धारा लूप स्वतंत्र रूप से स्थित है। एक आयताकार धारा लूप मतलब इसमें करंट जा रहा है, आयताकार कुंडली टाइप का बोल सकते हैं, और एक लूप का यहाँ पर निर्माण कर रहा है। तो कहता है तथा दोनों एक दूसरे के समतल में हैं, तो क्या होगा, दोनों के बीच क्या होगा, तो दोनों के बीच देखिए हमेशा आकर्षण का बल लगेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आप इसको लगातार रिवाइज करेंगे तो धीरे धीरे माइंड में सेट होगा, इसलिए आप इसको रिवाइज करते रहिए, बढ़िया होगा, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है वेग v से गतिशील किसी आवेशित कण E है। किसी आवेशित कण, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा लग रहा है। कहता v वेग से गतिशील किसी आवेशित कण का विद्युत क्षेत्र E है, यानी जो आवेश है वो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर रहा है कितना E, तथा चुंबकीय क्षेत्र B है। क्रॉसित क्षेत्र से अविक्षेपित निर्गत होने के लिए आवश्यक शर्त है। क्या बोला गया, ये बोला जा रहा है कि वेग v से गतिशील किसी आवेशित कण E है तथा B के क्रॉसित क्षेत्र से अविक्षेपित निर्गत होने के लिए आवश्यक शर्त क्या होना चाहिए। देखो मेरे दोस्त, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना है ना, वो होगा v इंटू वी, यानी जिस वेलोसिटी से वो आवेशित कण जा रहा है और किस चुंबकीय क्षेत्र से क्रॉस कर रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो विद्युत क्षेत्र के बराबर होना चाहिए। इस शर्त को ये मानता है तब वो अवक्षेपित होने के लिए अविक्षेपित निर्गत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, आप अच्छा से इसको करते रहेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किसी सीधे धारावाही तार को, धारावाही तार मतलब जिसमें धारा का वहन हो रहा है, तार को r त्रिज्या के वृत्तखंड के रूप में मोड़ा गया है। ठीक है, r त्रिज्या के एक धारावाही चालक है और इसको मोड़ करके इसको बनाया गया है कितना, r त्रिज्या का जो है वृत्तखंड बना के रूप में मोड़ा गया, जिसमें I धारा प्रवाहित होती है। इसमें कितनी धारा प्रवाहित होती है, I धारा प्रवाहित हो रही है। वृत्त के केंद्र पर O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा। वृत्त के केंद्र पर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण पूछा जा रहा है। तो यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र इसका होना है वो हो जाएगा म्यू नॉट I थीटा डिवाइडेड बाय 720 R। ये देखिए डायरेक्ट ये सब याद रखना है ना। और थीटा यहाँ पर क्या है जी, तो देखिए थीटा जो है ये वाला एंगल है यहाँ पर। ठीक है, थीटा यहाँ पर ये वाला एंगल है और इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, और I धारा प्रवाहित हो रही है, उसका रेडियस जो है वो कितना है, R है। तो आपको याद रखना है म्यू नॉट I थीटा डिवाइडेड बाय 720 R यानी 720 R, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है यदि विद्युत क्षेत्र द्वारा किसी आवेश के विस्थापन में किया गया कार्य WE तथा अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल द्वारा आवेश के विस्थापन के क्रम में किया गया कार्य WM हो तो क्या होना है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए यदि विद्युत क्षेत्र द्वारा किसी आवेश के विस्थापन में किया गया कार्य W है, क्या किया गया है, विद्युत क्षेत्र द्वारा किसी आवेश के विस्थापन में, है ना, विद्युत क्षेत्र के द्वारा आवेश का विस्थापन, आवेश को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करने में जो कार्य किया गया है वो क्या है, WE। और अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल द्वारा आवेश का विस्थापन, जो चुंबकीय बल लग रहा है उसके द्वारा आवेश को विस्थापित करने में जो कार्य कर रहा है वो WM करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा निम्नलिखित में शर्त जो है, ऑप्शन नंबर ये जो है सही होगा। तो आपको इस बात को दिमाग में रखिए आप कि जो कार्य होगा W यानी
जो विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य जो होगा वो शून्य नहीं होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के कारण से जो मैग्नेटिक फोर्स के कारण जो कार्य करना हो रहा है वो जीरो हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सही सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप इस बात को दिमाग में रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि समान गतिज ऊर्जा युक्त प्रोटॉन तथा अल्फा कण किसी एक समान स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। देखिए क्वेश्चन को बहुत अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरी थ्योरी को कंट्रोल में लेकर के बनाया जाता है ना। तो कह रहा है समान गतिज ऊर्जा युक्त प्रोटॉन तथा अल्फा कण, दो आवेशित कण हैं, पहला प्रोटॉन है और दूसरा आवेशित कण में अल्फा कण है, किसी एक समान अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। अब क्या बोल रहा है कि एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर गया, यदि उनके द्वारा तय किए गए वृत्तीय पथ की त्रिज्याएं आरपी तथा आर अल्फा हो, यानी आरपी और आर अल्फा, ये जो त्रिज्या बना रहा है प्रोटॉन के द्वारा आरपी है और अल्फा के द्वारा आर अल्फा है, तो इनमें से देखिए कौन सा कंडीशन सही है। तो ये दोनों आपस में बराबर होता है, जो प्रोटॉन का जो पथ की त्रिज्या होगी और अल्फा कण की जो पथ की त्रिज्या होगी वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ये कह रहा है कि स्थिर आवेशित कण के निकट एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर स्थिर आवेशित कण के निकट एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर देखो क्या होता है। आपको हम सीधे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि स्थिर आवेश कण के निकट प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया गया, मान लेते हैं एक चार्ज यहाँ पर रख दिया गया और इसके बगल में चुंबकीय क्षेत्र, बहुत बड़ा शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा रहा है, तो इस आवेश पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इस आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस आवेश को जब तक कि चुंबकीय बल नहीं लगेगा तब तक ये इधर उधर कुछ नहीं होने वाला, यानी दूसरे चार्ज के प्रभाव में जब तक ये नहीं आएगा इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने से आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस बात को समझ गए होंगे अच्छा से। चलिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी आवेशित कण को चुंबकीय रेखा के अनुदिश गति दी जाती है। एक आवेशित कण है और चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश, मतलब मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा ये है और इसी के दिशा में आवेश को क्या किया गया, गति दिया गया है ना। कण पर कार्यकारी बल होगा, कोई कार्य कण पर कार्यकारी बल होगा, मतलब इस आवेशित कण पर जो कार्य करने वाले बल होंगे वो होगा क्या, जीरो होगा, यानी यहाँ पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रहे वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहे वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र भी है। यदि विद्युत धारा को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, कहता है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रहे वृत्तीय कुंडली, देखिए एक वृत्तीय कुंडली है मान लेते इस तरह, और इसके जो सेंटर पर जो है अभी चुंबकीय क्षेत्र है कितना, B है। कहता है यदि विद्युत धारा को अपरिवर्तित रखा जाए, यानी करंट जो जा रहा है दिया जा रहा है इसमें वो बराबर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है ना। और कुंडली की त्रिज्या क्या कर लिया गया, इतना छोटा को इसको डबल त्रिज्या वाला कर लिया गया, R है तो उसको 2R के बराबर कर दिया गया। तब चुंबकीय क्षेत्र क्या B रहेगा या फिर कुछ और उसमें परिवर्तन होगा। तो देखिए इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र इसका पहले का आधा हो जाएगा,
त्रिज्या डबल करने से चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा आधा। लेकिन इसमें कंडीशन होना चाहिए कि धारा को अपरिवर्तित रखा गया है और कुंडली की त्रिज्या को 2 गुनी की गई है। कुंडली की त्रिज्या 2 गुनी करने से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी चुंबकीय क्षेत्र उसकी पहले का आधा हो जाएगा। इस पे नंबर पर भी आधारित क्वेश्चन रहा कि पहले 10 टेस्ला था तो अब कितना होगा, तो अब 5 टेस्ला होगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की वृत्तीय गति में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की वृत्तीय गति में यदि v तथा r क्रमशः चाल एवं वृत्त की त्रिज्या है ना। क्वेश्चन को आप बढ़िया से एक बार पढ़िए। देखिए कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र जो है बिल्कुल समरूप है। कहता है इसमें आवेशित कण की वृत्तीय गति, आवेशित कण जो है वो वृत्तीय गति कर रहा है इस तरह से, और यदि इसका वेग जो है कितना है v, और जिस रेडियस में ये गति कर रहा है उसका रेडियस है कितना r है, तो कहता है वेग समानुपाती होता, तो v जो होगा वो समानुपाती होगा किसके, तो देखिए v जो समानुपाती होता है वो उसके वृत्ताकार पथ के त्रिज्या के समानुपाती होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना करें, आप क्वेश्चन को बढ़िया से रिवाइज कीजिए और हर एक क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के उसका करेक्ट आंसर क्या होगा हम टिक लगा दे रहे हैं, तो आप इसको अच्छा से तैयार कीजिए। एग्ज़ाम में हर हाल में ये सब क्वेश्चन आते हैं। यहाँ मेरे क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेंगे तो किसी भी हाल में आप एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएंगे, वो भी 35 में 35 MCQ में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।